हेलो, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का बताया था और इस वीडियो में आपको मैं एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करा दूंगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आपको मैंने बता दिया था। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ थे जिसकी वैल्यूज़ मैंने आपको बता दिया था और उसका फार्मूला कैसे होता है, ठीक है, वो भी आपको बता दिया था और उसकी याद करने की ट्रिक भी बता दी थी। अब इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और जो वो सारे फार्मूले जो मैंने लास्ट वीडियो में बताए आप एक बार जा कर के फिर से वीडियो देखिए और उसको लर्न कर लीजिए एक जगह नोट करके। ठीक है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में वो सारे फार्मूले यूज़ होंगे। ठीक है, अब सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक चल रहा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये चैप्टर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका एक्सरसाइज 8.1 का क्या है? इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन। तो दो पार्ट दिए हुए हैं, साइन ए एंड कॉस ए, और सेकेंड पार्ट दिया साइन सी और कॉस सी। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग एक ए बी सी ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, यानी कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बी पे 90 डिग्री है और ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यानी ये जो लेंथ है ये 24 सेंटीमीटर है, ए बी लेंथ, ए बी साइड की, और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, बी सी की लेंथ कितनी है? 7 सेंटीमीटर बी सी साइड की। और अब डिटरमाइन क्या करना है आपको? क्वेश्चन नंबर 1 में पहला पार्ट दिया हुआ है, साइन ए डिटरमाइन करना है और कॉज ए। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि साइन ए या कॉज ए में जो भी एस होगा वो कैपिटल लेटर कभी नहीं लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर होगा। कॉज ए में भी सी स्मॉल लेटर होगा। ठीक है, ये लिखने का इसका तरीका है। अब साइन ए निकालना है, यानी एंगल ए को थीटा मान सकते हैं। ठीक है, यानी इसके रेस्पेक्ट में, यानी कि ये जब थीटा मान लेंगे इसके रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो ए बी बेस हो गया, बी सी परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, क्योंकि साइन ए निकालना है और कॉज ए निकालना है। अगर जो है अब उसके नेक्स्ट जो पार्ट है साइन सी, उसमें निकालना है और कॉस सी निकालना है, तो उसमें इसको थीटा मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि अब हमें साइन ए के लिए क्या चाहिए। साइन ए का फार्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। साइन ए इसके लिए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर अपना क्या है? बी सी है और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी है। लेकिन अभी बी सी की वैल्यू तो पता है 7 सेंटीमीटर, लेकिन हाइपोटेन्यूज ए सी की वैल्यू तो नहीं पता है ना? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को? इसमें ए सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ए सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपने क्लास 9th में भी पढ़ी होगी, मैं फिर से यहाँ पे लिखा देता हूँ। क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, कहीं कहीं परपेंडिकुलर को एल्टीट्यूड भी लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री में इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज ए सी हो गया, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस ए बी का स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर लिख दें ताकि आपको ईजी हो जाए समझने में, प्लस परपेंडिकुलर यानी बी सी का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज़ लिखते हैं, तो ए सी की वैल्यू तो पता ही करनी है, तो ए सी का होल स्क्वायर ऐसे ही लिखते हैं। ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर यानी ए बी 24 है, 24 का स्क्वायर करेंगे, प्लस बी सी यानी 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? 24 का स्क्वायर निकालना है, कितना होगा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी आया, 4 2 ज़ा 8, 1 9, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 6
17 का 7 1 576, यानी ये 576 आ गया। प्लस 7 7 तो 49 होता है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 9 6 15, 1 कैरी आया 7 1 8 4 12, 1 कैरी आया 6। ठीक है, 625 AC स्क्वायर इजकल टू। अब AC इजकल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि जब इधर स्क्वायर लगा होता है तो इस साइड आने पे अंडर रूट लग जाता है, तो अंडर रूट 625 हो जाएगा। ठीक है, अब अंडर रूट 625 का यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। पहले 5 से करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो कितने पेयर बने, 2 पेयर बने, यानी कि 5 × 5 यानी कि 25, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ 25। तो AC इज इक्वल टू 25। अब AC यानी हाइपोटेन्यूज 25 आ गया। ठीक है, यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब हम इसकी वैल्यू को कहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज से मैं साइन ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ। साइन ए की वैल्यू, ठीक है, तो साइन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन ए इज इक्वल टू, ये था BC अपान AC, BC अपान AC, यानी कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। एक बार आपको मैं फिर से लिख रहा हूँ दोबारा, ताकि आपको ये फार्मूला याद हो जाए, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। ठीक है, लास्ट वीडियो में जब मैंने इसको ट्रिक बताई थी तो आपको मैंने यहाँ बता दिया था कि एक साथ इसको लिख सकते हैं ना, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉज होता है यानी बेस अपान हाइपोटेन्यूज, फिर टेन होता है यानी कि जो है परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक है, तो इसको ऐसे तीनों ऐसे बताए थे, और फिर उसके बाद एक साथ मैंने पढ़ने के लिए एक जो है चीज़ बताई थी जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, तो P और P अपान HHB, इसका ये लास्ट वीडियो में आप ट्रिक जाके देख सकते हैं, और उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, इसको याद करने का तरीका समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब सारे रेशियोज़ याद हो जाएंगे, साइन कॉस टेन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जितने भी हैं 6 रेशियोज़, तब यहाँ पे आपको इजी पड़ेगा यहाँ पे कोई भी फार्मूला लगाना। ठीक है, तो साइन ए का हो गया परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ये 7 है, और हाइपोटेन्यूज अभी 25 निकाला है, तो इज इक्वल टू क्या हो गया 7 अपान 25। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई 7 अपान 25। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं, नेक्स्ट किसकी है, कॉज ए की वैल्यू, कॉज ए। तो कॉज ए क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, है ना। यहाँ पे देखिए कॉज ए क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज यानी बेस क्या है AB, तो इज इक्वल टू AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। तो बेस क्या था, AB की वैल्यू लेंथ कितनी थी 24 सेंटीमीटर, 24, और डिवाइड AC की कितनी है 25। ठीक है, तो ये हो गया कॉज ए। कॉज ए की वैल्यू कितनी आ गई 24 अपान 25। साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई 7 अपान 25। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। तो एक बार मैं फिर से समअप कर देता हूँ पूरा क्वेश्चन कैसे हुआ था, कि आपको साइन ए और कॉज ए की वैल्यू निकालनी थी। तो साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होती है, तो इसलिए हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता करनी थी। परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू दी हुई थी, क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, मैंने फिगर बनाया है, फिगर के अकॉर्डिंग जो है मैंने उसमें बेस की और परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे लिख दी थी। ठीक है, फिर पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगाया, जो कि क्लास 9 में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ से आपका हाइपोटेन्यूज निकल आया 25 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पहले से दिया हुआ था, हाइपोटेन्यूज सॉरी परपेंडिकुलर पहले से दिया था। ठीक है, तो परपेंडिकुलर पहले से दिया था, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल ली, तो ये साइन ए की वैल्यू आ गई, और इसी तरह से बेस और हाइपोटेन्यूज तो कॉज ए की वैल्यू आ गई, क्योंकि यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत थी। ठीक है, अब इसके बाद क्या निकालना है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 में सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट आपको दिया साइन सी और कॉस सी निकालना है, साइन सी और कॉस सी। ठीक है, तब साइन सी निकालना है, तो इस बार क्या होगा, थीटा जो है इसको मानना पड़ेगा, है ना। तो थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, तो थीटा सामने यानी ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। तो यानी कि यहाँ पे टेंगल में बना देता हूँ फिर से, ए बी सी, तो अब की बार ये थीटा माना जा रहा है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये वाला परपेंडिकुलर हो गया,
ठीक है, ये बेस हो गया और हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यानी कि अब की बार बेस की जो लेंथ थी वो परपेंडिकुलर की लेंथ मान ली जाएगी यानी 24 सेंटीमीटर, और जो बेस परपेंडिकुलर था वो बेस हो जाएगा यानी 7। ठीक है, और इस बार जो है निकलेगा वैसे ही। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज निकली थी 25 तो वही रहेगी। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25 ही रहेगी, यहाँ पे लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब आप फिर से दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे तो भी यही आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो वो यहाँ पे फिर से इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, वो ऐड हो जाएगा, फिर अंडर रूट में आएगा तो अंडर रूट 625 आएगा, फिर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25 ही आएगी। ठीक है, तब साइन सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये भी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है, इस बार तो चेंज हो गया ना, तो ए बी परपेंडिकुलर है तो लिखेंगे ए बी, और अपान हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी वही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ए बी की जगह 24 और ए सी की जगह 25। ठीक है, तो साइन सी की वैल्यू क्या होगी, 24/25। ठीक, कॉस सी की वैल्यू क्या होगी, कॉस सी की वैल्यू होगी बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे क्या हो गया, जो परपेंडिकुलर पिछली बार था, तो बी सी बेस हो गया, तो बी सी अपान ए सी। ठीक है, तो बी सी क्या है 7 और अपान 25। तो अब आप ये देखिए, ये कॉस सी की वैल्यू आ गई 7/25। तो अब अगर देखेंगे चेक करेंगे तो साइन ए की वैल्यू जो आई थी लास्ट टाइम वो इस बार कॉस सी की वैल्यू हो गई, और लास्ट टाइम जो कॉस ए की वैल्यू आई थी वो साइन सी की वैल्यू हो गई, है ना, इंटरचेंज हो गई। यानी सिर्फ कितना चेंज हुआ है यहाँ पे, सिर्फ थीटा चेंज हुआ है। थीटा के चेंज होने की वजह से वैल्यूज चेंज हो गई, साइन और कॉस की आपस में इंटरचेंज हो गई। ठीक है, तो बस इससे क्या डिफरेंस आता है, जब थीटा जो मानते हैं उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर मानना पड़ता है। ठीक है, तो बस इतना ही चेंज आता है, और उसमें जो भी थीटा जिसको मानना होगा यानी कि उसी का एंगल का थीटा वो निकालना है, साइन या कॉस। ठीक है, तो अगर साइन सी निकालना था तो एंगल ऑफ साइन सी यानी कि इसको थीटा मानना था, तो यहाँ हम साइन थीटा भी लिख सकते थे और साइन सी भी लिख सकते थे। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए आपके, ये मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको करा देता हूँ नेक्स्ट पेज से। आप सारे रेशियोज़ याद कर लीजिएगा, लास्ट वीडियो में मैंने पूरा कंप्लीट सारे रेशियोज़ लिखा रखे हैं, वो लर्न करना बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बेसिस पे ये पूरी एक्सरसाइज होगी। ठीक है, और आपको कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और जो है आपको जो भी अगर अलग से कोई डाउट्स लगे तो आप मुझे टेलीग्राम आईडी पे भी सेंड कर सकते हैं, मैं उसकी एक नई वीडियो बना दूंगा और अपलोड कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन फिगर 8.1.13 फाइंड tan p माइनस कॉट आर। एक फिगर दिया हुआ है इसमें, ठीक है, 8.13 उसका फिगर नंबर है, तो फिगर मैं बना देता हूँ। यहाँ पे क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, उसका नाम है पी क्यू आर। इसको पी दिया गया है, इसको क्यू दिया गया है और इसको आर दिया गया है। ठीक है, और ये आपस में परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू दी गई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू की, और पी आर की वैल्यू दी गई 13 सेंटीमीटर। तो अब आपको इतना तो क्लियर हो रहा होगा कि पी आर यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी गई है और पी क्यू यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू दी गई है। ठीक है, और tan p माइनस कॉट आर, तो हमें अलग अलग पहले निकालना पड़ेगा। वैल्यू किसकी निकालनी है, फाइंड द वैल्यू, फाइंड tan p माइनस कॉट आर। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हमें tan p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो tan p की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, p को थीटा मानना पड़ेगा, यानी इसको थीटा मान लिया मैंने। ठीक है, तो tan p निकालना है, तो tan p का फार्मूला क्या होता है, tan p का फार्मूला जो आपका होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक है, ये आपने लास्ट वीडियो में आपको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब परपेंडिकुलर अपान बेस होता है तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर माना जाता है, यानी कि ये है ना, तो क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर अपान बेस क्या हो गया, जो उसके अगेंस्ट होता है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर यानी कि पी क्यू। ठीक है, तो क्यू आर अपान पी क्यू, तो बेस तो यहाँ पे पता चल गया है कि पी क्यू की वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर, लेकिन आपको यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर नहीं पता है, क्यू आर की वैल्यू नहीं पता है। तो क्यू आर की वैल्यू कैसे पता करेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम जो है इसमें बार बार यूज़ होगी, क्योंकि इसमें जो है दो वैल्यूज़ दी होंगी ट्रायंगल में और एक वैल्यू निकालनी होगी, तो पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा लगती है। ये कौन सा ट्रायंगल होता है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने पूरा बता रखा है, लेकिन मैं फिर से एक बार रिमाइंड कराने के लिए आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि ये राइट एंगल यहाँ पे है ना, राइट एंगल यानी 90 डिग्री पे है, तो एक एंगल इसका राइट एंगल है, इसलिए इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो अब बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, वही हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे जो है वही हो जाएगी 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर क्या माना है यहाँ पे, क्यू आर माना है ना, तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस बेस क्या है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो है चाहे इसको थीटा मानिए आप, चाहे इसको थीटा मानिए, हाइपोटेन्यूज हमेशा जो सेम रहेगा, और परपेंडिकुलर बेस आपस में इंटरचेंज होते भी हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि बीच में एडिशन का निशान है ना, एडिशन का साइन है, तो चाहे इसको पहले लिख लीजिए चाहे इसको बाद में लिख लीजिए, और इसको पहले लिख लीजिए, कोई इससे इंटरचेंज करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए पाइथागोरस थ्योरम हमेशा एप्लीकेबल रहेगी। एक बार यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकल आएगा तो हम चाहे इसको थीटा माने चाहे इसको थीटा माने, और चाहे जिसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालें सब निकल आएंगे। ठीक, तो यहाँ पे कर लेते हैं, 13 का स्क्वायर क्या आ जाता है 169। ठीक है, इज इक्वल टू क्यू आर, तो क्यू आर आपका नहीं दिया गया है तो क्यू आर को ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस पी क्यू दिया गया है, पी क्यू 12 का स्क्वायर। ठीक है, लास्ट में मैंने नहीं लिखा था तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, 169 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 12 का 144। अब 144 को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो 169 माइनस 144 हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से लेस कर दीजिए। ठीक है, मैं ये 12 का यहाँ पे वैल्यू रख सकता था, लेकिन मैंने रखा नहीं था, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में रख दिया है। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आप इसको यहीं पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे 144 आ जाता, और फिर उसके बाद 144 माइनस में आ जाता, जो कि मैंने इस फोर्थ लाइन में किया, ये थर्ड लाइन में ही हो सकता था। ठीक है, तो आप जब करिएगा तो आप थर्ड लाइन में ही कर दीजिएगा। 9 में 4 गया 5 बचा। ठीक है, 6 में 4 गया तो 2 बचा, और 1 में 1 गया 0 बचा। ठीक है, तो ये 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो अब क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी √25, क्योंकि जब भी जो है एक साइड से स्क्वायर हटता है, मान लिए LHS हो या RHS, तो दूसरे अगर साइड में वो स्क्वायर रूट लग जाता है। ठीक है, तो क्यू आर इक्वल टू √25 है, तो क्यू आर की वैल्यू क्या आएगी 5। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर, तो ये क्यू आर की वैल्यू आ गई। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम 10p की जगह वैल्यू क्यू आर की रख सकते हैं, p क्योंकि ऑलरेडी गिवन थी, और जो है 10p निकल आएगा। ठीक है, तो मैं इस सेट लिख देता हूँ। ठीक है, देखिएगा 10p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस था, इज इक्वल टू क्यू आर अपान पी क्यू था, तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई 5, और पी क्यू की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी 12 सेंटीमीटर, तो 5.12 हो गया 10p। अब हमें क्या चाहिए, कॉट आर चाहिए ना, तो कॉट आर का मतलब हमें ये थीटा मानना पड़ेगा, है ना, तो आर के सामने यानी इस थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी इस बार पी क्यू अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो है ये वाला बेस हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अब आर के सामने वाला पी क्यू ये परपेंडिकुलर हो गया ना, और कॉट आर की वैल्यू क्या होती है, बेस अपान परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस इसके लिए क्या हो गया, बेस इसके लिए क्यू आर हो गया, तो क्यू आर अपान जो है परपेंडिकुलर इसके लिए क्या हो गया पी क्यू, तो पी क्यू। ठीक है, ये आप कॉट आर यहाँ से कॉट थीटा की जो वैल्यू आप फॉर्मूले में आप देखेंगे तो उसमें बेस अपान परपेंडिकुलर होती है, आप उसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू, अब क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे मैंने निकाली थी 5, वो रख दिया, और पी क्यू की गिवन थी 12। ठीक है, ये हो गया। अब हम दोनों वैल्यू पुट बोथ वैल्यूज इन इक्वेशन। ठीक है, जो इक्वेशन यहाँ पे हमें दी गई 10p माइनस कॉट आर यहाँ पे रख देंगे, तो 10p माइनस कॉट आर ऐसे लिख देते हैं, 10p माइनस कॉट आर। ठीक है, ये स्मॉल में ही है, तो 10p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10p की वैल्यू क्या है 5.12, और कॉट आर की वैल्यू क्या है 5.12, तो 5.12 माइनस 5.12 कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है,
यही आपका आंसर है। तो यानी क्या होगा, tan p माइनस cot r इज इक्वल टू 0। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो है कैसे पूरा क्वेश्चन करते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन ऐसे ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो से मैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करूँगा। और आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप जो है इसमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। उसके अलावा आप टेलीग्राम आईडी पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, और इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।